एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जैक बोर्ड का 11 साइंस के लिए JCERT के द्वारा सेट किया गया केमिस्ट्री का टर्म 2 का सेट 3। इसमें 3 सेक्शंस के सवाल होंगे। सेक्शन ए से 7 सवाल पूछा जाएगा जिसमें से आपको 5 बनाना होगा। सेक्शन बी से भी 7 सवाल पूछे जाएंगे जिसमें से आपको किन्हीं 5 का उत्तर देना होगा। सेक्शन सी से 5 सवाल पूछे जाएंगे जिनमें से किन्हीं 3 का आपको जवाब देना होगा। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। इसका आंसर होगा द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डी बाई, ना, जिसको डी से डिनोट करते हैं। केमिस्ट्री में हम इसी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। डी बाई की जगह में आप लिख सकते हैं कूलम मीटर भी लिख सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करें फिजिक्स में तो उसका यूनिट हम लिखते हैं कूलम मीटर, लेकिन केमिस्ट्री में हम यूज़ करते हैं डी बाई। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, what is the standard enthalpy of formation of O2 gas? The standard enthalpy of formation of O2 gas is 0. Okay. Question number 3. Write chemical formula of diborane. Okay, so the chemical formula of diborane is B2H6. जैसे अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+6, वैसा ही बोरेन का फॉर्मूला होता है BnH2n+2 या डाई बोरेन। तो 2 बोरेन तो n की जगह में हम 2 लिखेंगे तो 2, फिर 2 दूना 4 प्लस 2 6, इसलिए आंसर है B2H6। नेक्स्ट, एट 298 केल्विन pH of a solution is 6. What will be the value of pOH for this solution? हम जानते हैं कि pH प्लस pOH बराबर होता है 14, इसलिए pOH बराबर होगा 14 माइनस pH और ये बराबर हो जाएगा 14 माइनस 6 इक्वल टू 8। ये है आपका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइंड रेडॉक्स रिएक्शन। ये आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन, सो रेडॉक्स रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ होता है, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, 10th क्लास का ही एग्जाम्पल मैं आपके लिए दे रहा हूँ, है ना। Cu प्लस ओ, CuO प्लस C गिविंग Cu प्लस CO। तो इसमें CuO का रिडक्शन होता है, ठीक है, इसका रिडक्शन होता है, और कार्बन का ऑक्सीडेशन कार्बन मोनोक्साइड में होता है। तो इस प्रकार के केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं उनको कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है, आउट ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम विच हैज़ हायर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये घटता है, क्योंकि एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। इसका मतलब एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालने के लिए कम एनर्जी देना होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है बोरोन हैज़ हायर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम। Why? Because ionization enthalpy decreases down the group due to increase in the atomic size. Sorry. Next,
राइट आईपैक नेम ऑफ, पर एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसका आईपैक नेम लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना, नंबरिंग करना। तो यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर एक मिथाइल साइड चेन है, तो डबल बॉन्ड वाला को प्रायोरिटी देंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। चौथा नंबर कार्बन में मिथाइल ग्रुप है, तो हम इसको प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे 4 मिथाइल। यहाँ 5 कार्बन है, सिलेक्टेड चेन में 5 कार्बन है, इसलिए वर्ड रूट हो गया पेंट। अब डबल बॉन्ड पहला कार्बन से शुरू हो रहा है, इसलिए 1 इन, है ना। डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं इन, इसलिए नाम हो गया 4 मिथाइल पेंट 1 इन। ओके, ठीक है। अगला सवाल है सेक्शन बी। ओके, राइट अबाउट द फॉलोइंग। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है the enthalpy change that takes place when 1 mole of a substance is formed from its constituent elements in their standard state। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बी नंबर है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन बोलता है कि किसी प्रोसेस का या किसी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज सेम होता है यदि वो एक ही स्टेप में हो या डिफरेंट एक से अधिक स्टेप में हो। उसी को यहाँ पर लिख दिया हूँ। इट स्टेट्स दैट द एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन is same whether it takes place in one step or in a series of steps। ओके, इसको हम इस फिगर से समझ सकते हैं। मान लिया कि एक कोई रिएक्शन है जिसमें A बदल रहा है B में। एक पहला पाथ है, A डायरेक्ट एक ही स्टेप में B में बदल रहा है। दूसरा पाथ है, पाथ 2 है कि ये A बदल रहा है C में, फिर C बदल रहा है B में। तो हेस लॉ के अनुसार ये जो डेल्टा H होगा, है ना, एंथैल्पी चेंज होगा, ये बराबर होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। एक ही स्टेप में होने वाले रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज ये बराबर होगा, अगर रिएक्शन दोनों दो स्टेप में हो रहा है फिर भी तो उनका ये योग के बराबर होगा। मतलब द एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन इज सेम वेदर इट टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इन ए सीरीज ऑफ स्टेप्स। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ CO3 2 माइनस आयन, कार्बोनेट आयन, है ना। रेजोनेंस होता है द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम सो एज टू क्रिएट सेंटर्स ऑफ लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का हमको शिफ्ट करते जाना है। ओके, तो यहाँ डबल बॉन्ड में है, तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है ना C, उसके बाद यहाँ पर एक डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज, इसलिए यहाँ CO3 2 माइनस लिखते हैं। तो अगला स्ट्रक्चर में है इसका, अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर में इसको यहाँ लाना है। फिर ठीक है, कार्बन का बॉन्ड 4 से अधिक नहीं हो सकता है या 4 से कम नहीं हो सकता है, तो इसका पोलराइजेशन होगा। तो ऐसी स्थिति में ये बन जाएगा डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, इसलिए यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ का नेगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट करेंगे और इसको पोलराइज कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में हमको तीसरा स्ट्रक्चर मिलेगा, इस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदल जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा और यहाँ होगा। ओके, नेक्स्ट, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ओके, तो यहाँ हमको यूज़ करना है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो यहाँ पर हमको लिखना है ओके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो पहला रिएक्शन है, इसको बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस, N2 प्लस 3H2 गिविंग 2NH3। तो Kc बराबर हो जाएगा NH3 का मोलर कॉन्सेंट्रेशन
तो इसका जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम घात के रूप में लिखते हैं, तो हो जाएगा घात 2। फिर N2 का कॉन्सेंट्रेशन ओके गुना हाइड्रोजन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ कोएफिशिएंट है 3 इसलिए घात 3 लिख देना है। ओके नेक्स्ट है H2 प्लस I2 गिविंग 2HI, तो इसके लिए Kc हो जाएगा ना HI का कॉन्सेंट्रेशन का घात 2 डिवाइडेड बाय H2 गैस का कॉन्सेंट्रेशन, इसका स्टोइकियोमेट्री तो 1 है इसलिए यहाँ कोई घात नहीं लिख रहे हैं, इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। ओके थर्ड थोड़ा सा अलग है ना, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। इसके लिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड इज टेकन एज यूनिटी। तो सबसे पहले ओरिजिनल एक्सप्रेशन हम लोग लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा Kc इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO पावर 2 डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन। अब ये जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन होता है ये होता है यूनिटी, मतलब 1 मोल पर लीटर, इसलिए उसके जगह में अगर हम 1 लिख देंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन होगा Kc इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO पावर 2 डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। ठीक, अब अगला सवाल 11वां नंबर में हम आते हैं। 11वां नंबर सवाल बोलता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, पहला है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है the reluctance of the outermost shell s electrons to take part in bond formation is known as inert pair effect। मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे जैसे किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेना नहीं चाहते हैं, तो इसी को कहा जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट ना। द रिलक्टेंस of the outermost shell s electrons to take part in bond formation is known as inert pair effect। ओके नेक्स्ट है बी नंबर है काइटिनेशन, ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, एनीवे इसको फिर से दिया गया है। तो काइटिनेशन होता है किसी तत्व के एक ही परमाणु का स्वयं के साथ लिंक करने का प्रॉपर्टी। ओके द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ atoms of the same element to form chains और rings। और आपको पता है कार्बन में यह प्रॉपर्टी कूट कूट कर भरी होती है और इसलिए इनके यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है, तो उसी को यहाँ पर मेंशन कर देना, कार्बन हैज़ द हाईएस्ट काइटिनेशन। ओके नेक्स्ट, which of the following species do not show disproportionation reaction and why? ClO minus, ClO2 minus, ClO3 minus, ClO4 minus। तो सबसे पहले यहाँ पर समझना होगा कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो उसके लिए आपको पता करना होगा कि ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस में Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। ClO माइनस में Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, यहाँ पर है +1, ठीक है। ClO माइनस में यहाँ पर है +1। ClO2 माइनस, ClO2 माइनस में है ओके ClO2 माइनस में हो जाएगा +3, ClO3 माइनस में हो जाएगा +5, ClO4 माइनस में हो जाएगा +7। तो ClO माइनस में +1 है तो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, ये भी बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, ये भी बढ़ा सकता है घटा सकता है। लेकिन अगर हम ClO4 माइनस की बात करें तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है जो कि मैक्सिमम है, ये इससे अधिक नहीं बढ़ा सकता है, केवल इसको घटा सकता है। ओके तो इसके लिए इसका और ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है और इसीलिए ये आंसर में हमने लिख दिया है ClO4 does not show disproportionation reaction। Why? Because in ClO4 oxidation state of Cl is +7 which is maximum oxidation state it can have, hence it can only be reduced not oxidized, and therefore
ClO4 minus does not show disproportionation reaction. Okay, let's come to next question. Explain the following with one example. यहाँ पर दो named reaction दे दिया है. पहला है वुर्ज रिएक्शन. ओके, वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है? वुर्ज रिएक्शन में two molecules of alkyl halides react with sodium metal in the presence of dry ether to form a symmetrical alkane. और इसी रिएक्शन को बोलते हैं वुर्ज रिएक्शन. दैट इज, इसका जनरल रिएक्शन ऐसा लिख सकते हो, 2RX plus 2Na in the presence of dry ether when it is heated, then we get. तो क्या होता है, ये जो अल्काइल ग्रुप है ना, अल्काइल ग्रुप ये आपस में जुड़ जाते हैं और बाकी आपस में जुड़ जाता है. ओके, एग्जाम्पल जैसे मिथाइल क्लोराइड, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो इथेन बनता है. ओके, तो इसको यहाँ लिखे हैं सिमेट्रिकल अल्केन, मतलब अगर अल्काइल हाइलाइड एक कार्बन वाला होगा तो अल्केन दो कार्बन वाला होगा. अगर अल्काइल हाइलाइड दो कार्बन वाला है तो अल्केन चार कार्बन वाला होगा. ओके, सिमेट्रिकल मतलब जिसको अगर हम बीच में काट देंगे तो वो दो आधा भाग में कट जाता है, तो उसको बोलते हैं कि वो सिमेट्रिकल है. तो यहाँ CH3 इसको हम बीच में काट देंगे तो इधर CH3 इधर CH3, तो इस प्रकार का अल्केन को बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्केन. तो वुर्ज रिएक्शन अल्काइल हाइलाइड से सिमेट्रिकल अल्केन बनाने का मेथड है. फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन. Okay, Friedel-Crafts alkylation. Okay, when benzene is reacted with alkyl halide in the presence of a halogen carrier, ठीक है, अल्काइल हाइलाइड अगर हम लेंगे अल्काइल क्लोराइड तो हमारा हाइलोजन कैरियर होगा अनहाइड्रस AlCl3. अगर हम अल्काइल ब्रोमाइड लेंगे तो हमारा हाइलोजन कैरियर होगा FeBr3. ओके, then alkyl benzene is formed. क्या, alkyl benzene is formed. alkyl benzene को अरीन भी कहा जाता है. इसी रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन. ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल हमने दे दिया है, बेंजीन प्लस मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तब बनता है टोल्यूबिन. इसमें हाइड्रोजन बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन का विस्थापन अल्काइल ग्रुप के द्वारा हो जाता है. Okay, question number 14. Explain why the given compound is not aromatic. ठीक है, ये कंपाउंड aromatic नहीं है. आपको पता है कि aromatic होने के लिए है ना, कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसको प्लेनार होना चाहिए, उसको डिबाई हकल रूल फॉलो करना चाहिए, मतलब उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. ओके, अब हम यहाँ जांच करते हैं इसमें है कि नहीं. ओके, इसमें अगर हम यहाँ तो एक ही रिंग है, यहाँ n है रिंग की संख्या, तो ये होगा 4 × 1 + 2 = 6. 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इसके पास तो 1 2 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं है. तो उसी को मैं यहाँ पर नोट कर दिया हूँ. The given compound is not aromatic because it does not have delocalization of pi electrons. It is non-planar. ये इसमें प्लेनारिटी नहीं है. It does not obey Debye-Huckel rule. फिर इधर कैलकुलेट करके दिखा देना. नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, Debye-Huckel रूल के अनुसार नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. ओके, यहाँ पर लिख देना दैट इज नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2, 4 × 1 + 2 = 6, लेकिन इसके पास कितना है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और इसीलिए ये एरोमेटिक नहीं है. अब आते हैं सेक्शन सी. ठीक है, 5 नंबर वाला सवाल में, यह 5 में से 3 बनाना हो. ओके, पहला सवाल है, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू, बेंजीन में पारा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन में कन्वर्ट कैसे करोगे. तो क्या करना है, सबसे पहले बेंजीन का ब्रोमिनेशन करना है. ब्रोमीन के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो बन जाएगा ब्रोमो बेंजीन
फिर ब्रोमोबेंजीन का हम नाइट्रेशन करेंगे। तो नाइट्रेशन के लिए नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो नाइट्रेशन करेंगे तो दो प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है, तो ऑर्थो नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन और पारा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। तो इसका हमको सेपरेट करना होगा, तो इसलिए इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाएगा, तो हमको मिल जाएगा पारा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। ओके, दूसरा है बी नंबर है, ब्रोमीन को हमको बदलना है मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन में। तो इसके लिए हमको बेंजीन को सबसे पहले नाइट्रेशन करेंगे, तो हमको मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। फिर इसका हम क्लोरीनेशन करेंगे बाय रिएक्टिंग विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। आपको पता है कि नाइट्रो ग्रुप जो होता है मेटा डायरेक्टिंग होता है, और इसलिए क्या बनेगा, मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनेगा। ओके, नेक्स्ट सिंपल है बेंजीन टू टोल्यूइन फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन। बेंजीन का रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के साथ करेंगे अनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में, तो बन जाएगा टोल्यूइन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इसको हमको बैलेंस करना है। MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिविंग MnO2 सॉलिड प्लस BrO3 माइनस। तो सबसे पहले क्या करना है, जो रिएक्शन दिया हुआ है उसको लिख देना है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी का ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ पर दर्शा देना है। ठीक है, दर्शा देना है। तो MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +7, है ना। आपको पता होगा कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे Mn का हम x मान लिए, x + 4 इंटू ऑक्सीजन का होता है -2 इक्वल टू -1, तो हो जाएगा x - 8 इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू -1 + 8 इक्वल टू 7, तो ये हो गया +7। तो ऐसा दिखा देना है। इसका तो पहले से दिया है -7। MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +4, और BrO3 माइनस में Br का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +5। तो ऐसे दिखा देना है। ठीक है, अब अगला क्या करना है, इसमें दो रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, OHR का फुल फॉर्म है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो इसी से पता चलता है, यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, +7 से आ गया +4 में, मतलब Mn का रिडक्शन हुआ। Br माइनस या -1 से ऑक्सीडेशन स्टेट चला गया +5, मतलब Br का ऑक्सीडेशन हुआ। तो Br माइनस का ऑक्सीडेशन Br +5 में हुआ, तो Br माइनस को Br +5 में बदलने के लिए इसको 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होगा। अब आते हैं रिडक्शन में। रिडक्शन किसका हो रहा है, Mn का, +7 से +4 में। तो +7 से +4 में आने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा। ओके, अब यहाँ पर क्या कर देना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को बराबर कर देना है। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, ओके, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करना होगा, इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। ओवरऑल रिएक्शन लिखते समय इसी ऑर्डर को फॉलो करना है ना। Mn पहले है, उसके बाद Br है, तो 2 गुना Mn 7 प्लस, तो Mn +7 प्लस ये हो गया रिएक्टेंट Br माइनस गिविंग, अब प्रोडक्ट तरफ है Mn4 प्लस, तो ये भी होगा 2 बार Mn +4 प्लस Br +5। ठीक है, ऐसे लिख लेना है। अब उसके बाद ये जो आयन्स किस रूप में है इक्वेशन में, उसको लिख देना है। तो Mn +7 है MnO4 माइनस के रूप में, तो उसी को यहाँ लिख दिया है, राइटिंग द मॉलिक्यूल्स। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 2 MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस 2 MnO2s सॉलिड प्लस Br +5 हमारे पास है BrO3 माइनस के रूप में, ऐसा लिख देना है। अब
यहाँ जांच करना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी की संख्या बराबर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो बराबर करते, यहाँ बराबर है। यहाँ 2 मैंगनीज है, इधर भी 2 मैंगनीज है। यहाँ पर 1 ब्रोमीन है, इधर भी 1 ब्रोमीन है। ओके, अब क्या करना है, अब हमको बैलेंस करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में। तो हूबहू यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ओके, यहाँ तक हूबहू लिख देना, इधर भी ऐसा ही लिख देना। अब ठीक है, यहाँ ऊपर वाला स्टेप में जाएंगे। यहाँ कितना नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर 1 नेगेटिव चार्ज, 1 गुना 2 2, 2 और 1 3 नेगेटिव चार्ज है। इधर प्रोडक्ट तरफ 1 ही नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ केवल है। इधर 3 नेगेटिव चार्ज है, इधर 1 नेगेटिव चार्ज है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इधर में हम 2 नेगेटिव चार्ज लिखेंगे। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ से आएगा, बेसिक मीडियम मतलब OH माइनस, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 2OH माइनस। यहाँ 2OH माइनस हो गया तो इधर 2 हाइड्रोजन हो गया, तो इधर भी 2 हाइड्रोजन हमको करना होगा। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इधर H2O लिख देंगे। ठीक है, H2O। अब जांच करते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं है। बैलेंस हो जाना चाहिए। ओके, इधर लेफ्ट साइड में 2 मैंगनीज, 2 मैंगनीज, इधर भी 2 मैंगनीज। ऑक्सीजन 2 चौके 8 और 1 9, इधर 2 दूना 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9। ओके, ब्रोमीन इधर 1 है, इधर भी 1 है। यहाँ हाइड्रोजन 2 बार है, इधर भी हाइड्रोजन 2 बार है। तो इस प्रकार से बैलेंस हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। राइट द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ड्रॉ ए एम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल। ओके, तो ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमओ थ्योरी की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं। ओके, पहला पॉइंट है, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटम में इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रहते हैं, और मॉलिक्यूल्स में एटम्स रहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। Okay, in an atom electrons reside in atomic orbitals, whereas in molecules electrons reside in molecular orbitals. Number 2, the molecular orbitals are produced when by the linear combination of atomic orbitals lying on 2 or more atoms, सेम और डिफरेंट। ये जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये तब बनते हैं जब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। ओके, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स या तो एक ही परमाणु में होते हैं या अलग अलग परमाणु में होते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट नंबर है, तीसरा पोस्टुलेट है, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली वन न्यूक्लियस। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियस से प्रभावित होते हैं, बट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मोर देन वन न्यूक्लियस। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक से अधिक न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। दूसरे शब्दों में इसी को हम कह सकते हैं, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोनोसेंट्रिक while the molecular orbitals are polycentric. ओके, अगला important postulate है, the number of molecular orbitals produced is always equal to the number of atomic orbitals taking part in linear combination. ओके, इसी का अगला भाग है, if atomic orbitals take part, ओके, यहाँ पार्ट 2 बार हो गया है, इसको एक को डिलीट कर देना। ओके, एक को काट देना। इफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन लीनियर कॉम्बिनेशन, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। इनमें से वन ऑफ दीज हैज लोअर एनर्जी, और इस लोअर एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बोलते हैं बॉन्डिंग
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा होता है जिसका हायर एनर्जी होता है, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, पांचवा लिख सकते हैं, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए मॉलिक्यूल इज गिवन बाय bond order equal to number of electrons in bonding molecular orbitals minus number of electrons in anti-bonding molecular orbitals divided by 2। ओके, अब सवाल का दूसरा भाग है एमो डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले क्या करना है, नाइट्रोजन का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ना। इसका हम नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p3। तो ये एक्चुअली है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। ओके, अब ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एनर्जी दिखा देना, ठीक है, एनर्जी दिखा देना। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो केवल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो 2s और 2p केवल बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेगा, इसलिए 1s को मैंने यहाँ नहीं दिखाया है, वैसे तो आप दिखा सकते हैं। ओके, तो इधर शुरू करते हैं। तो ये है नाइट्रोजन आइटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा नाइट्रोजन आइटम का एटॉमिक ऑर्बिटल। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए, इसलिए अपोजिट। तो ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। ओके, तो ये हो जाएगा सिग्मा 2s, सिंगल बॉन्ड बनेगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा, इसलिए सिग्मा बॉन्ड। ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग वाला को स्टार मार्क से दिखाते हैं। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक, उसके बाद चल जाना 2p। ठीक है, 2p में क्या क्या है, 2px है, 2py है और 2pz है, इधर भी। ओके, इधर भी वैसा ही एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा देना, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा देना। ठीक, तो यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ओके, यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, पाई 2py, ये हो गया पाई 2py, ये हो गया पाई 2p, ओके, पाई 2pz, ठीक है, पाई 2pz। और यहाँ होना था, ओके, ई वाला हो जाएगा, इसको ऐसे कर देना, सिग्मा 2px, इधर ऊपर में सिग्मा 2px स्टार। ओके, तो इलेक्ट्रॉन इसका तो एनर्जी हाई है ना, एंटी बॉन्डिंग पाई 2py और एंटी बॉन्डिंग पाई 2pz, ये हायर एनर्जी में है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर नीचे तरफ आएगा जिसका एनर्जी कम है, तो एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पर खाली हो गया। ओके, तो ये हो गया नाइट्रोजन का एमओ डायग्राम। अब यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर बराबर हाफ इंटू NB माइनस NA। तो हाफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हो गया 2, ठीक है, यहाँ हो गया 2, फिर इधर ऊपर में 2 4 6, 6 + 2 8। ओके, एंटी बॉन्डिंग में इधर तो नहीं है, यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हमने लिखा हाफ इंटू 8 माइनस 2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। इसीलिए हम N2 का स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N लिखते हैं, इधर 2 लोन पेयर होता है, ठीक है, इस प्रकार से हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 18। The equilibrium constant for a reaction is 10. What will be the value of standard Gibbs free energy change? दिया हुआ है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू और टेम्परेचर। ओके,
तो यहाँ पर हमारे पास है K इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू 10 है, R इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है, T इक्वल टू 300 केल्विन है, डेल्टा G नॉट हमको निकालना है। ठीक है, हम जानते हैं कि डेल्टा G नॉट इक्वल टू -2.303 RT लॉगरिदम ऑफ K। अब वैल्यूज़ को यहाँ लगा देना है, तो ये होगा -2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 लॉगरिदम ऑफ 10। तो ये बराबर हो जाएगा -2.303 इंटू 8 इंटू 314 इंटू 300, क्योंकि लॉगरिदम ऑफ 10 इक्वल टू 1 होता है। तब इसको गुना कर देना है तो आ जाएगा -5744.14 जूल पर मोल। इसको किलो जूल में अगर हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा -5.744 किलो जूल पर मोल। ये है आंसर। टेक अब लास्ट सवाल। राइट कॉन्जुगेट बेस फॉर द फॉलोइंग: HF, H2SO4, H2O, NH3, HCO3 माइनस। ओके, तो कॉन्जुगेट बेस लिखने के लिए क्या करना है? H प्लस रिमूव कर देना है, रिमूव एक H प्लस। ठीक है, रिमूव 1 H प्लस। एक H प्लस हटाएंगे तो बाकी में क्या होगा? एक नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। तो वैसे ही करते जाना है। चलो आंसर में आते हैं। ए नंबर है HF, तो HF से हम H प्लस हटा देंगे तो बच जाएगा F माइनस। तो HF का कॉन्जुगेट बेस हो गया F माइनस। ओके, H2SO4 से एक H प्लस हटा देंगे तो बचेगा HSO4 माइनस। तो H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस हो गया HSO4 माइनस। अगर हम H2O से एक H प्लस हटा देंगे तो बचेगा OH माइनस, इसलिए H2O का कॉन्जुगेट बेस हो गया OH माइनस। इसी प्रकार अगर हम NH3 से एक H प्लस हटा देंगे तो बच जाएगा NH2 माइनस। ओके, तो इस NH3 का कॉन्जुगेट बेस हो गया NH2 माइनस। अगला नंबर है बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस से अगर हम H प्लस हटा देंगे, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पहले से एक नेगेटिव चार्ज है, इसलिए क्या होगा? बाकी जो बचेगा उसमें दो नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए HCO3 माइनस का कॉन्जुगेट बेस है CO3 2 माइनस। इस प्रकार से ये सेट 3 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि इससे आपको अपनी तैयारी में मदद मिली। अगर आपको तैयारी में मदद मिली तो इसे आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। सबों को आगामी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाय।